गुड मॉर्निंग बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल हेबरलर में हम लोग इंक्रीजिंग कॉस्ट वाला केस ले रहे थे। वर्धमान अवसर लागत लेकर के हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि उत्पादन संभावना वक्र बना रहे थे। और जब हमने स्थिर अवसर लागत वाला लिया था तो हमने देखा था कि जब हमने बाकायदा गणनाएं करी और एक हमने बनाया, टेबल बनाया, तालिका बनाई, तो उसके आधार पर हमने एक चित्र बनाया था उत्पादन संभावना वक्र का, जो कि स्पष्टतः एक सीधी रेखा में था। और वह सीधी रेखा यह स्पष्ट करती थी कि ये स्थिर अवसर लागत का केस है। इसी प्रकार हम जब वर्धमान लागत का अभी हमने एक तालिका बनाई थी, एक टेबल बनाया था, और उसमें हमने देखा था 1 2 3 4 5, आप देखिए इससे पहले आपने बनाया भी है, तो उसमें हमने देखा था कि जो वर्धमान लागत है उसका जो हम चित्र बनाते हैं तो वो चित्र एक अवनतोदर, मूल बिंदु के अवनतोदर एक चित्र बनेगा। आप देख सकते हैं कि x वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई का उत्पादन करने के लिए y वस्तु का निरंतर बढ़ती हुई दर से त्याग किया गया है। इस चित्र में दिखाई देता है ना, डेल्टा y बाय डेल्टा x जो है वो बढ़ता हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर बढ़ती हुई है। तो वर्धमान अवसर लागत की स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर या अवनतोदर, नतोदर होता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। ये आप इसको आराम से, अब आप देखिए इस चित्र को। इस चित्र में आप देख सकते हैं A से B, 2 पॉइंट्स A और B, है ना। और जब हम 0x वस्तु लेते हैं तो मैक्सिमम A लेते हैं यानी कि 5 लेते हैं, और जब हम 0 y वस्तु लेते हैं तो हम है ना x मैक्सिमम लेते हैं, 5 लेते हैं। तो ये दोनों सीमाएं हमने A और B को जोड़ दिया, ठीक है। और A से लेके C, B, D, E, F, D ये बहुत सारे संयोग यानी कि कॉम्बिनेशंस हैं, और इन सब कॉम्बिनेशंस में डेल्टा y बाय डेल्टा x अगर आप देखेंगे तो आप देखिए ये मात्रा बढ़ती हुई आती है। बढ़ती हुई आने से ये अवनतोदर का आकार ले लेता है। तो अब आप इस चित्र में अच्छी तरह से देख लीजिए कि AB उत्पादन संभावना वक्र जो मूल बिंदु की ओर कॉन्केव है ना, और C, D, E, F संयोग पर x वस्तु की निरंतर घटती हुई मात्रा पर y वस्तु की समान मात्रा का त्याग किया जा रहा है। तो x वस्तु की x1 x2 है ना इज इक्वल टू x1 x2 जो है, देखिए आप x1 x2 वो बड़ा है किससे, x2 x3 से। आप देख सकते हैं चित्र में x1 x2 फिर x2 x3 फिर x3 x4। तो x1 x2 इज़ ग्रेटर देन x2 x3, x2 x3 इज़ ग्रेटर देन x3 x1। तो ये घटती हुई मात्रा के लिए y वस्तु का समान दर यानी y4 y3 इज इक्वल टू y3 y2 इज इक्वल टू y2 y1 से त्याग किया जा रहा है ना। तो आप देख सकते हैं कि x वस्तु की निरंतर घटती हुई मात्रा है, लेकिन y वस्तु की जो है वो समान मात्रा का त्याग हो रहा है x वस्तु की एक घटती हुई मात्रा पर। तो अब आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आपने अच्छी तरह आप इसको देख लीजिए कि ये कॉन्केव टू दी ओरिजिन ही बनेगा। अब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि ह्रासमान अवसर लागत की स्थिति क्या होती है। तो ह्रासमान अवसर लागत की स्थिति में इससे विपरीत होगा और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इसका डायग्राम बनेगा। तो ह्रासमान अवसर लागत की दशा में
क्या होगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या हो जाएगी, घटती हुई होगी। वर्धमान अवसर लागत में डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या थी, बढ़ती हुई थी। तो अब हम अन्य शब्दों में अगर हम इसको कहेंगे, एक्स वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई का उत्पादन करने के लिए वाई वस्तु का उत्तरोत्तर घटती हुई मात्रा पर या घटती हुई दर पर त्याग किया जाता है। अब इसको हम टेबल से समझते हैं कि टेबल में देखिए आप, इस टेबल में आप देखिए उसी प्रकार से 5 संयोग बता रखे हैं जैसे पूर्व में हमारे उन्होंने बताए, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। फिर एक्स वस्तु 0 1 2 3 4 5 है ना, और वाई वस्तु 15 10 6 3 1 0। अब इसको हम एक एक को लेकर के चलते हैं। ए कॉम्बिनेशन में नंबर 1 जो कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन में एक्स वस्तु 0 हम उपभोग कर रहे हैं या बना रहे हैं या उत्पादित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम उत्पादन का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, और वाई वस्तु हम अधिकतम 15 बना रहे हैं, राइट। फिर हम बी कॉम्बिनेशन पे आते हैं। हमने एक वस्तु x की बनानी शुरू कर दी, उत्पादित करनी शुरू करी, तो हमें उसके लिए y वस्तु की 5 इकाइयों का त्याग करना पड़ा। हमें 5 y वस्तु कम करनी पड़ गई। फिर हम c पर आए तो हमें 2x की वस्तु हम बना रहे हैं, है ना, यानी कि हमने एक और बढ़ा दिया मात्रा x वस्तु की। तो अब की बार हमें y वस्तु की कितनी मात्रा का त्याग करना पड़ा है, आप देखेंगे 10 से भी 6 आ रहा है लिख करके, तो इसका मतलब 4 इकाई का हमें त्याग करना पड़ रहा है, जबकि पहले में हमने 5 इकाइयों का त्याग किया था, अब हमें 4 ही इकाई का त्याग करना पड़ रहा है। नंबर डी वाला, डी में हम आते हैं तो 3x है, यानी कि हमने एक और बढ़ाया, x की वस्तु एक और बना रहे हैं, तो y वस्तु का हमें 3 ही इकाई का त्याग करना पड़ा, 6 से हम 3 पे ही आए, राइट। इसी प्रकार हम ई पर आते हैं। ई में हम 4 यानी कि 4x वस्तु, और फिर y वस्तु में हम एक इकाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने 2 इकाई का त्याग किया है, यानी एक है ना, या 4 और 1 का कॉम्बिनेशन है, 4x वस्तु और 1 y वस्तु। इसका मतलब 3 से अगर हम 1 पर आएँ तो यानी 3 - 1 = 2, राइट। तो ये आ गया 2, तो 15 में से 10 गए तो 5, तो यानी 5:1 का आपका रेशियो बना, सीमांत प्रतिस्थापन दर। फिर 10 से 6 पे आए हैं तो 4:1 है, 6 से 3 पे आए हैं तो 3:1 है, 3 से 1 पे आए हैं तो 2:1 है, और फिर अब लास्ट f पे हैं तो 5 and 0 में आप देखिए कि 1 से हम 0 पर आ रहे हैं, y वस्तु में हम 1 से 0 पर आ रहे हैं, और x वस्तु में हम 4 से 5 पे आ रहे हैं, तो वहाँ तो हम एक ही बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन y वस्तु हम घटती हुई दर से कम किए जा रहे हैं, तो 1:1 यानी लास्ट में 1:1, तो 5:1 4:1 3:1 2:1 एंड 1:1, तो सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वो घटती हुई है। तो इस टेबल से ये स्पष्ट होता है कि उत्पादन के विभिन्न संयोगों A B C D E F में x वस्तु की जो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए y वस्तु का उत्तरोत्तर घटती हुई दर पर हमें त्याग किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सीमांत प्रतिस्थापन की सीमांत दर डेल्टा y बाय डेल्टा x घटती हुई है, राइट। तो जब 2 वस्तुओं यानी x तथा y का उत्पादन ह्रासमान अवसर लागत की स्थिति में होता है, तो उत्पादन संभावना वक्र है वो मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स यानी उन्नतोत्तर बनेगा। तो अब आप इस चित्र को देखिए, नीचे मैं आपको ये चित्र दिखा रही हूँ, इसमें आप देखिए A B एक उत्पादन संभावना वक्र है, उसके मध्य में A C D E F G ये कॉम्बिनेशंस हैं। अब आप देखिए इसमें ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बना हुआ है, और इसमें डेल्टा y बाय डेल्टा x जो है वो घटता हुआ है। तो इससे ए बी उत्पादन संभावना वक्र में ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर है, और इसमें जितने भी संयोग हैं उन पर x वस्तु की समान मात्रा यानी 1 2 3 मैंने आपको बताया था ना 1 1 1 1 ही है। x वस्तु को हम एक इकाई बढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि हम एक से एकदम से जंप करके 3 इकाई बना रहे हैं।
तो मतलब एक के बाद में हमने दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, एक, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 हमने x की मात्रा एक एक बढ़ाई, तो समान मात्रा से बढ़ाया। उसके लिए हमें y वस्तु की जो है निरंतर घटती दर पर उसको हमने त्याग किया। तो x वस्तु में x1 x2 इज इक्वल टू x2 x3 इज इक्वल टू x3 x4 इज इक्वल टू x4 x5 है, और उस मात्रा के लिए हमें y वस्तु की जो y4 y वस्तु की हमें y5 y4 जो हमें मात्रा है वो इज़ ग्रेटर दैन y4 y3 इज़ ग्रेटर दैन y3 y2 इज़ ग्रेटर दैन y2 y1, इस मात्रा का हमें त्याग किया गया है। तो इसका मतलब घटते हुए इससे हमने इसका त्याग किया है। तो ये अब हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि उत्पादन संभावना वक्र 3 स्थितियों में किस प्रकार बनेगा। स्थिर अवसर लागत में एक सीधी रेखा बनेगा, वर्धमान अवसर लागत में वो अवनतोदर बनेगा, कॉन्केव टू द ओरिजिन, और ह्रासमान अवसर लागत में वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन यानी कि उन्नतोदर, मूल बिंदु के उन्नतोदर बनेगा। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक स्थिति में कोशिश करते हैं समझने की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा स्थिर अवसर लागत को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा स्थिर अवसर लागत को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि स्थिर अवसर लागत की स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा से प्रदर्शित किया जाएगा। दो वस्तुओं के मध्य सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर रहेगी और उत्पादन की सापेक्षिक लागतें भी स्थिर रहेंगी। फिर स्थिर अवसर लागत की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अगर हम अध्ययन करेंगे तो निम्न 2 बिंदुओं के उस पर करेंगे। जैसे पहला जो बिंदु होगा वो ये होगा कि जब 2 देशों के उत्पादन संभावना वक्रों का ढाल बिल्कुल एक समान हो। उनका एकदम ही एक समान ढाल है। जब 2 देशों में उत्पादन संभावना वक्रों का ढाल समान होगा तब दोनों देशों में व्यापार नहीं हो सकेगा, क्योंकि दोनों देशों में दोनों वस्तुओं का सापेक्षिक लागत अनुपात समान होगा। स्थिर लागत की स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र कीमत रेखा हो जाती है। तो जब दोनों ही जगहों पर अपनी अपनी जगहों पर कीमत अनुपात कीमतें एक जैसी होंगी, जैसे 2 देश ए और बी हैं, उनमें गेहूं और कपड़े का उत्पादन किया जाता है और गेहूं और उनके उत्पादन संभावना वक्र हैं वो देखो आप चित्र, इसमें मैं एक चित्र दिखा रही हूँ जिसमें दोनों के उत्पादन संभावना वक्र बने हुए हैं ए और बी देश के। ए देश का जो उत्पादन संभावना वक्र वो A1 है और बी देश का उत्पादन संभावना वक्र वो B1 है। ये दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों का ढाल एक जैसा है। आप देख सकते हैं कि एक हमने y अक्ष पे कपड़ा ले रखा है और x अक्ष पे गेहूं ले रखा है। तो डेल्टा C बाय डेल्टा W यानी कि अगर हम कपड़ा और व्हीट यानी गेहूं के बीच का आपस में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर देखते हैं, तो डेल्टा C बाय डेल्टा W बी कंट्री में भी उसी अनुपात में है जिस अनुपात में ए कंट्री में है। यानी कि एक इकाई कपड़ा बनाने के लिए हमें जितनी मात्रा में गेहूं का त्याग करना पड़ता है वो अनुपात दोनों में बराबर है। तो इस केस में दोनों पैरेलल यानी कि समानांतर होंगे। तो अब इस चित्र में देखिए कि इसमें किसी भी हालत में ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो ए देश का उत्पादन संभावना वक्र A1 है, बी देश का उत्पादन संभावना वक्र B1 है। A1 रेखा का ढाल OA बटा OA1 है और B1 रेखा का ढाल OB बटा OB1 है। तो यहाँ OA1 इज इक्वल टू OB बटा OB1 है, अतः लागत अनुपातों में भिन्नता की अनुपस्थिति है, यानी भिन्न नहीं है, लागत अनुपात बिल्कुल समान है। और उसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गेहूं के उत्पादन की सापेक्षिक लागत त्याग किए गए कपड़े के रूप में दोनों देशों में समान है। यही मैंने आपको पहले सरल शब्दों में बताया। इसीलिए व्यापार लाभप्रद नहीं रहेगा और इस कारण से दोनों देशों के बीच में व्यापार नहीं होगा। दूसरा जो केस है वह है कि जब 2 देशों के उत्पादन संभावना वक्रों का ढाल भिन्न भिन्न हो, और भिन्न भिन्न होने का साफ मतलब है कि दोनों में लागतों में अंतर आएगा तो कीमतों में अंतर आएगा और व्यापार होने की संभावना बन जाएगी। यह वाला हम केस कल करते हैं। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर हम आगे उस केस को भी लेंगे।
थैंक यू सो मच। और आप लोगों को मैं बहुत जल्दी क्वेश्चंस देने वाली हूँ, इसलिए आप लोग कृपया इन सब को लिख करके एक बार तैयार ज़रूर करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं।